मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें हम लोगों ने देखो, अभी कल मैंने 4 PDF भेजा था संविधान का, आपने देखा होगा अगर किसी ने पढ़ते होगे तो पहले मैंने बनाकर भेजा था भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगा कि जो बच्चा मतलब प्राइमरी स्तर से पढ़ रहा है, जो अभी जिसने शुरुआत से तैयारी करना शुरू की है, तो उसको अगर हम संविधान के स्रोत पढ़ाने लगेंगे और संवैधानिक विकास, क्या चार्टर एक्ट होता है, क्या जो है भारत शासन अधिनियम होता है, हालांकि जो है आधुनिक भारत में थोड़ा बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर अगर हम उन सारी चीज़ों को चर्चा कर लेंगे, जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो भारतीय संविधान नम्य है, अनम्य है, ठीक है, और इस तरीके से जो है लिखित है, अलिखित है, बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान की विशेषताओं में। तो वो सब हम अगर अभी चर्चा करेंगे पहले ही, हालांकि किताबों में तो आपको ये सारा पहले चैप्टर में ही मिलेगा, लेकिन उसको पहले आप पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते हैं तो वो चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। तो जो बोरिंग वाला चैप्टर है वो अपने आप जब पूरा संविधान समझ जाओगे तो अपने आप ही सारा चीज़ समझ जाओगे कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है, ठीक है। भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विकास, हालांकि हम लोगों ने संविधान का निर्माण देख लिया था किस तरीके से जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन उसके पहले का क्या विकास था। अंग्रेज़ों ने भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, भाई 1600 में आए तो उस समय कंपनी का शासन रहा, 1857 तक कंपनी का शासन रहा, तो कंपनी ने बहुत सारे नियम बना करके भारत पे शासन किए हैं, तो वो सारे नियम जो थे उस नियम के आधार पे भारत में शासन चलता था ना। तो हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें संवैधानिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब अभी आप पढ़ने लगोगे ना तो ऊँघने लगोगे, सोने लगोगे, बहुत बोरिंग चीज़ है ये। लेकिन जब आप संविधान को समझ जाओगे पूरी तरीके से, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक पूरा जितना भाग है हमारा, जो मतलब लास्ट भाग 22 ही तो है, संख्या में तो 24 है, 25 थे, एक डिलीट कर दिया गया है। तो जब आप सभी भाग को और सभी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हैं उन सबको आप पढ़ लोगे तो फिर आसानी से आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। तो अनुसूचियों को भी हम लोग बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। जब अनुसूचियाँ जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं तो वो सब निचोड़ होगा, संविधान का क्या होगा, वो निचोड़ होगा। जब संविधान को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो वो सब अपने आप ही, इसलिए मैंने फिर उसको मतलब संविधान के स्रोत वाला पोर्शन फिर मैंने बाद में रखा। अब भाई संविधान के स्रोत अगर हम अभी पढ़ाने लगें कि जो है भारत ने कनाडा से फलाना चीज़ लिया, ब्रिटेन से फलाना चीज़ लिया, अब वहाँ नए नए टर्म्स आएंगे, अब उस टर्म्स को फिर मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा, बिना समझाए फिर उसमें सीधे बता जाएंगे तो फिर भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा अब सीधे हम शुरुआत करते हैं संविधान से। तो संविधान का भाग 1 आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद जब ये पूरा संविधान हो जाएगा, संविधान और राज्य व्यवस्था पूरी हो जाएगी, तब फिर हम लोग जो है पुनः वापस आएंगे 2-3 क्लासेज में हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में, संविधान की विशेषता, तब अपने आप ही बता दोगे। जैसे ही हम कहेंगे भारत की विशेषता आप तुरंत बताने लगोगे, और भारत के संविधान के कौन से भाग जो है कहाँ से लिए गए हैं ये सब बस खाली जो है रिवाइज होगा तो अपने आप ही। इतिहास में भी ऐसे ही हमने किया, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो बाद में पढ़े लास्ट में, तो ऐसे यहाँ भी करेंगे, ठीक। क्योंकि मतलब जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं से भी पढ़ने लगेगा, लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए बोरिंग वाला पार्ट जो है शुरुआत में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये समझदारी है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1। मैंने बताया था कि संविधान को जो है भागों में डिवाइड किया गया है, मूलतः जो है नंबर में 22 भाग हैं और संख्या में 25 - 1 24 भाग हैं। 25 - 1 हमेशा इसलिए कहेंगे क्योंकि 25 थे, लेकिन अब 1 ख़त्म हो गया है तो 24 रह गए हैं, तो हमेशा यही कहा करूँगा मैं, ठीक। तो भाग 1 जो कि भारत के जो है भारत और इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है। ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम क्या है, जो है संघ एवं उसके क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये पाठ का नाम है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो ये पाठ का नाम है, ठीक। ये भाग 1 पूरा ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक। अब भाग 1 जो है ये अनुच्छेद 1 से लेकर के
अनुच्छेद 4 तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। तो ये आपको याद रखना है। यहीं से पहला प्रश्न तैयार हो गया कि भाग 1 में क्या चीज़ है। तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। और ये कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। अर्थात ये भाग 1 में जो है 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद क्या हो गई? ये चर्चा हो गई। 4 बिंदुओं पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अर्थात 4 1 2 3 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो इसको जो है यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 है, इन चारों बिंदुओं का हम लोग यहाँ पर जो है DNA करेंगे। अनुच्छेद 1 जो है आपका शॉर्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो है भारत मतलब इंडिया का नाम होगा, मतलब संघ का क्या होगा? नाम होगा। संघ का नाम होगा, कोई ना कोई तो नाम रखा जाएगा संघ का। संघ का नाम होगा और जो है उसका एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा, उसका राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, ये फर्स्ट अनुच्छेद में कहा गया है। अब संघ का जो नाम होगा तो नाम क्या होगा? इंडिया। संघ का नाम क्या होगा? इंडिया। ये संविधान में लिखा हुआ है। और इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो प्रश्न यहाँ से दूसरा प्रश्न तैयार हो गया कि संविधान में दे देगा, वो कहेगा संविधान में मतलब भारत देश को क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है और भारत कहा गया है। हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कहते हैं ना, लेकिन संविधान में जो उल्लेख है वो इन्हीं दोनों चीज़ों का उल्लेख है। क्या? इंडिया और भारत। और कौन से अनुच्छेद में? 1 नंबर। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि संघ का नाम होगा और संघ जो होगा भारत, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया का मतलब अंग्रेजी में नहीं कि जो है इंडिया मतलब इंडिया की हिंदी क्या हो गई? भारत। हम लोग कहते हैं ना इंडिया अंग्रेजी हो गया और हिंदी में क्या नाम हो गया? भारत। तो संविधान में जो है भारत शब्द जो है उसका अर्थ नहीं है कि ये हिंदी में भारत का मतलब ये हो गया, स्पेलिंग लिखोगे तो ये भारत। भाई ये तो नाउन है, नाउन है, कोई वो तो है नहीं कि इसका कोई अर्थ होगा, मतलब उस तरीके से कि इंडिया का मतलब अर्थ हो गया भारत हिंदी में। ये तो नाउन है। इंडिया को आप अंग्रेजी में इस तरीके से INDIA लिखोगे, भारत को आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक, तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ। और यहाँ पर कह रहा है राज्य क्षेत्र, संघ का नाम होगा और उसके क्या होंगे? राज्य क्षेत्र होंगे। अब राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, कैसे पता चलेगा? तो यही अनुच्छेद 1 कहता है कि इसके बारे में आपको अनुसूची 1 देखनी पड़ेगी। आपको क्या देखनी पड़ेगी? अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में जो है पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों मतलब राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। राज्य और संघ क्षेत्र और इसके अलावा अर्जित क्षेत्र, इसके अलावा अर्जित क्षेत्र, इनके वहाँ पर नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। तो भारत में हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ते हैं ना, और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं। संघ शासित कितने हैं? 8 हैं। तो इन सब का उल्लेख कहाँ मिलेगा? अनुसूची 1 में। हमने बताया ना संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो पहली अनुसूची, अब देखो अनुसूची यहाँ से शुरू हो गया, जो कुछ भी पढ़ेंगे अगर अनुसूची का नाम आएगा तो ऐसे चलता चले। अब हम लोग एक क्लास जो अनुसूची की रखेंगे तो वहाँ पर 12 अनुसूची पूरी एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन संविधान पढ़ने के बाद। तो अनुसूची जो पहली होगी उसमें क्या लिखा होगा? राज्यों के नाम होंगे, लिस्ट होगी, एक बाकायदा लिस्ट होगी, लिस्ट में राज्यों के नाम लिखे होंगे। अब ये राज्यों के नाम जो घटाए बढ़ाए भी तो जाते हैं, कुछ राज्य जो है नए बनाए जाते हैं, कुछ राज्यों को संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है कभी। तो अर्थात इसको चेंज जब भी कभी इसमें परिवर्तन किया गया, संविधान के इन सारे भागों में कुछ बदला गया, तो यहाँ भी बदला जाएगा, अनुसूची में भी बदला जाएगा। तो अनुसूची में भी राज्य बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये पहला अनुच्छेद जो कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अंग्रेजी में संघ को यूनियन कहते हैं। अंग्रेजी में संघ को क्या कहते हैं? यूनियन। और एक संघ फेडरेशन का भी होता है। यहाँ पर हम 3 चीज़ें समझेंगे, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और एक समझेंगे हम लोग फेडरेशन, फेडरेशन और एक समझेंगे हम लोग यूनियन। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आप खुद डिसाइड कर लोगे कि भारत किस तरीके का है। देखो कॉन्फेडरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं परिसंघ। कॉन्फेडरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिसंघ। इसकी हिंदी तो थोड़ा अलग हो गई, ठीक है, ये तो परिसंघ कहलाती है।
लेकिन फेडरेशन और यूनियन दोनों की हिंदी संघ होती है। फेडरेशन और यूनियन दोनों की हिंदी क्या होती है? संघ होती है। ठीक। जो कॉन्फेडरेशन होता है, परिसंघ जो होता है, ये इसमें क्या होता है, ये बहुत कमज़ोर होता है। परिसंघ जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। कुछ क्षेत्र जो है वो मिल करके एक संघ बना लेते हैं। वो मिल करके क्या बना लेते हैं? एक संघ बना लेते हैं, परिसंघ बना लेते हैं। परि का मतलब होता है परिध। परि शब्द किससे बना है? परिध, पेरीफेरी। तो एक सीमा निर्धारित कर लेंगे, उस सीमा के अंदर जो है कुछ राज्य क्षेत्र होंगे उनके, और वो सब एक कॉन्ट्रैक्ट करके, समझौता करके, आपसी समझौता करके, और कुछ जो है समझौता के पॉइंट, कुछ बिंदु होंगे, और वो आपस में क्या करेंगे? शासन करेंगे, आपस में शासन करेंगे। तो अब जब समझौते की बात आ गई, तो जहाँ पर समझौते की बात होगी वहाँ समझौता टूट भी तो सकता है, और समझौता टूटेगा तो परिसंघ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था USSR, जिसको हम लोग सोवियत रूस पहले कहते थे, आज वो रूस है। 15 देशों में बट गया। 1991 में सोवियत रूस विखंडित हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक परिसंघ था। वो क्या था? एक परिसंघ था। समझौता करके उन्होंने जो है 15 देश आपस में समझौता करके और एक केंद्र बना लिए और एक शासन चला रहे थे। लेकिन कोई देश कह रहा है भैया हम तुम्हारे ये नियम नहीं मानेंगे, कोई देश कह रहा है हम तुम्हारा ये नियम नहीं मानेंगे, और लास्ट में आते आते वो 1991 में 15 भागों में टूट गए, ख़त्म हो गए। तो ये बहुत, इसमें जो है राज्यों को जोड़ने की कड़ी जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। इसमें राज्यों को जोड़ने की कड़ी बहुत कमज़ोर होती है। और जो फेडरेशन होता है ये थोड़ा सा इससे शक्तिशाली होता है, ये थोड़ा सा इससे शक्तिशाली होता है। इसमें भी समझौता होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो राज्य क्षेत्र होते हैं, जो राज्य क्षेत्र होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग चलो मिल करके क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो केंद्र को दे देते हैं। एक संघ बना लेते हैं, जैसे 10-15 लोग मिल करके 15, 20, 25, 40 जो भी जितने क्षेत्र हैं, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा जो है बड़ी ज़मीन है। अब जैसे सोवियत रूस था, बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा देश था, तो उसको एक मतलब संचालित करने के लिए राज्यों की सहयोग की आवश्यकता थी, तभी तो संचालित होगा। तो ऐसे फेडरेशन में कोई बड़ा क्षेत्र होगा, तो बड़े क्षेत्र को शासन करने के लिए उसमें छोटे छोटे क्षेत्र जो होंगे वो क्या कहेंगे कि भैया जो मेन मुद्दे हैं वो हम एक संघ बनाएंगे, उनको दे देंगे। मेन मुद्दा जैसे विदेशी मामले हो गए, जैसे रक्षा का मामला हो गया, ठीक है, व्यापार का मामला हो गया, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, तो ये सब हम लोग किसको दे देते हैं? एक संघ को दे देते हैं। और लोकल मुद्दे हम लोग अपने पास राज्यों में रखते हैं। और इनमें क्या, इनमें ये भी होगा कि हर राज्य का अपना संविधान हो सकता है, हर राज्य के अपने क्या हो सकते हैं? झंडे हो सकते हैं। तो ये फेडरेशन है, लेकिन यहाँ पर भी कड़ी कमज़ोर है, यहाँ पर भी कड़ी कमज़ोर है। इसको किसने बनाया? राज्यों ने मिलकर बनाया। संघ का निर्माण किसने किया? राज्यों ने मिलकर किया। अब जब राज्य मिलकर बना रहे तो राज्य बिगाड़ भी तो सकते हैं, तो इसलिए ये भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन अभी चल रहा है, जैसे USA है, ये अभी चल रहा है। USA एक फेडरेशन है। USA क्या है? फेडरेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसीलिए कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ तो वो तो UNO हो गया, और वो तो एक संगठन हो गया। और ये क्या है? देश है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है इसको। अब इस संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सीधे अमेरिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीधे अमेरिका। भाई ये वाला नक्शे पे जाओ, ये ऊपर कनाडा है और ये क्या है? USA है। ये क्या है? USA है। तो इस USA को ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं? अमेरिका कह देते हैं। और ये कनाडा है, ये USA है, और ये मैक्सिको है। ये सब मिलाकर कहलाता है उत्तरी अमेरिका। ये सब मिला के क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका। लेकिन ये सब देश हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये इन्होंने 50 देशों का एक समूह, 50 देश मिल करके एक संघ बनाते हैं। 50 देश मिल करके क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं, और वो सब कहलाते हैं फेडरेशन। वो सब क्या हैं? फेडरेशन के अंतर्गत शासन होता है। तो इनमें भी एक समझौता है, और इन सबका अपना, राज्यों का अपना कानून है, अपनी नागरिकता है, सबकी अपनी अपनी नागरिकता है। हर राज्य की अपनी अपनी सबकी नागरिकता है, सबके अपने अपने झंडे हैं। तो ये भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये भी कभी न कभी टूटेगा, ख़त्म होगा। और यूनियन की अगर बात करें, यूनियन में क्या होता है? यहाँ पर राज्य जो होते हैं वो संघ नहीं बनाते हैं, यहाँ पर केंद्र संघ बनाता है। केंद्र क्या करता है? राज्यों को यूनाइट करता है। सरदार पटेल जी ने क्या किया था? स्वतंत्रता के बाद देसी रजवाड़ों को यूनाइट किया था, इकट्ठा किया था। और सरदार पटेल क्या थे? केंद्र के मंत्री थे, केंद्र में बैठे हुए थे।
तो उन्होंने साम दाम दंड भेद अपना करके राज्यों को यूनाइट किया था। जहाँ ज़रूरत पड़ी थी ऑपरेशन किया था, सेना भेजी थी, और जहाँ ज़रूरत पड़ी थी वहाँ जा कर के मान मनोबल किया था। कहते भैया मिल जाओ, देश को संगठित करना है। इतने सालों से हम लोग बर्बाद होते रहे हैं, विदेशी आक्रमण करते रहे, लूटते पीटते रहे, अब तो आ जाओ एक छतरी के नीचे, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा। अंग्रेज छोड़ के गए हैं, उधर से जापानी घुस जाएंगे, तो हमारी छतरी के नीचे आ जाओ, मान मनोबल किए। तो इस तरीके से हमारे केंद्र का संघ का क्या हुआ, निर्माण। तो राज्यों को यहाँ पर राज्यों ने संघ नहीं बनाया है, यहाँ पर केंद्र ने संघ बनाया है। और जब केंद्र संघ बनाएगा तो वहाँ पर समझौता नहीं होगा, वहाँ पर भाई समझा करके लिया गया है। अब उनसे ये नहीं कहा गया कि तुम अभी तो हमारे में शामिल हो जाओ और अभी मजबूरी है हमारी शामिल करने की, अभी शामिल हो जाओ, बाद में तुम जब चाहोगे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कहा गया है कि तुम जब चाहोगे तब तुमको कह देंगे तुम जाओ खालिस्तान बना लो, तुम जाओ जो है जमकालिस्तान बना लो, कुछ भी बना लो। ऐसा नहीं होगा कि तुम जा करके पंजाब से खालिस्तान बना लो, ये नहीं होगा। होगा क्या, अगर नहीं मानोगे तो सेना भेजेंगे, क्योंकि तुम हमारे भारत क्षेत्र के अंदर आते हो, और क्षेत्र के अंदर आते हो तो भारत में रहना ही पड़ेगा तुमको। तो इसलिए यूनियन जो है वो बहुत मजबूत होता है, संघ जो है बहुत मजबूत होता है। तो इसका उदाहरण हमारा प्यारा सा भारत है, इंडिया अर्थात भारत है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मजबूत है हमारा संघ। इसमें जो है शक्तियाँ बांटी जरूर गई हैं, राज्यों को शक्तियाँ बांटी गई हैं, केंद्र को मतलब राज्य को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए। लेकिन कभी कभी मौका आता है कि राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र अपने हाथ में ले लेती है, आपातकाल लगा करके कोई व्यवस्था। तो यहाँ पर राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, राज्य अपना संविधान नहीं बना सकता है। राज्य चाहे कि मैं तिरंगे की जगह जो है भगवा बना करके और लटका दूँ, मतलब फहरा दूँ, तो नहीं होगा। राज्य अपना झंडा बनाकर नहीं फहरा सकता है। अगर आज़ादी के दिन हमको झंडा फहराना है तो तिरंगा ही फहराना होगा, ना कि हम अपने विशेष किसी जो है राज्य का बना करके झंडा फहराएंगे। ना ही हम उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक होंगे, बिहार के अलग नागरिक होंगे, ऐसा नहीं। सबकी एक नागरिकता है जो कि भारत के नाम से जानी जाएगी। तो इसलिए हमारा देश जो है वो क्या है, जो है राज्यों का एक संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब ये संघ होगा तो इसका पता कैसे चलेगा भैया, कहाँ लिखा है, कौन संघ में शामिल होंगे। अब संघ में कौन शामिल होंगे तो उसका पता चलेगा, अनुसूची 1 को खोलोगे तो उसमें सब नाम लिख जाएंगे कि इस नंबर पे ये राज्य है, इस नंबर पे ये राज्य है। सारे राज्य कैसे बने हैं वो सब हम लोग एक क्लास में और चर्चा करेंगे। राज्यों का कैसे गठन हुआ है, बहुत सारे राज्य बाद में गठित किए गए। तो अब इसमें 3 चीज़ें लिखी गई हैं। एक तो राज्य होगा, एक संघ शासित क्षेत्र होगा जिसको यूनियन टेरिटरीज बोलते हो, जो केंद्र के अंडर में रहकर शासन चलाते हैं, जिसमें उपराज्यपाल होते हैं या फिर जो है प्रशासक होते हैं, ये लोग मिल शासन चलाते हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं, बाकी 6 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं। अभी एक बढ़ गया उसमें जम्मू कश्मीर, 1-2 राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर नए केंद्र शासित प्रदेश बढ़ाए गए, तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो गई है। ठीक, तो और अर्जित क्षेत्र जो होगा, ये अर्जित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होंगे, संविधान निर्माताओं को पता था कि आज़ादी के बाद भी कुछ क्षेत्र हमारा भारत जो है अर्जित करेगा, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का कब्जा करके अपने अंदर ले लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बांग्लादेश देश को ले लेंगे। कोई नेपाल कहेगा कि भैया चीन आक्रमण कर रहा है, चीन अपने ड्रैगन में फंसा रहा है हमको, चलो भारत में शामिल हो जाते हैं, तो उसको मना थोड़े नहीं कर देंगे, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। अब नेपाल को जैसे अर्जित कर लिए, अपने राष्ट्र में शामिल कर लिए, तो एक राज्य बनाया जाएगा, तो उसका नाम लिखा जाएगा ना, तो उसका नाम अनुसूची 1 में लिख दिया जाएगा कि नेपाल भी भारत का क्या बन गया, एक राज्य बन गया, 29वां राज्य बन गया, भगवान करे बन जाए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा, पाकिस्तान भी अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अनुसूची 1 में इसकी उपबंध किया गया है कि बाद में अगर अर्जित करना है तो हम वहाँ व्यवस्था बना कर रखें। तो हाँ, तो इस तरीके से जो है ये पहला अनुच्छेद हो गया, जिसमें 2 बातें लिखी गई हैं। एक तो इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, और इस संघ के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो किससे मिलेगी, अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में इस राज्यों की सूची दी होगी, वहाँ से हमको जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि
राज्य क्षेत्र का जो है राज्य क्षेत्र का निर्माण, राज्य का निर्माण या राज्य क्षेत्र का निर्माण और स्थापना ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि राज्य या राज्य क्षेत्र का निर्माण और उसकी स्थापना, इसकी क्या करनी है, स्थापना करनी है, राज्य की इसका निर्माण करना है और स्थापना करना है। अब राज्य का निर्माण होगा कैसे, राज्यों का निर्माण होगा कैसे? राज्य, अभी तो वहाँ पर राज्यों की सारी लिस्ट दे दी गई है। अब यहाँ पर राज्य, कुछ राज्य ऐसे होंगे जो मतलब अभी भारत में शामिल नहीं किए गए हैं, भारत में आज़ादी के बाद शामिल नहीं किए गए। अर्जित का मतलब ये था कि भारत का वो क्षेत्र नहीं था, उसको अर्जित करना है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि नए राज्य बनाने हैं, नए राज्य बनाने। कोई चाहता है कि भारत में मतलब भारत की सीमा के अंदर है और वो आना चाहता है, और संविधान निर्माता जब ये बना रहे थे संविधान तो उनको जानकारी थी इस बात की, इसलिए उन्होंने ये चीज़ लिख दिया कि नए राज्यों का जो है क्या होगा, निर्माण होगा, राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा, नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे जो आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने वाले हैं, तो ऐसे में जैसे सिक्किम था, सिक्किम एक ऐसा राज्य था, ठीक है, 1974-75 तक यहाँ पर जो है राजा का शासन था, सिक्किम में राजा का शासन था। हम लोग लोकेशन देखते हैं भारत के नक्शे में, देखो सिक्किम जो था थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसका चोंच ये वाला सिक्किम है, ये तो हो गया आपका जो है भूटान। ये सिक्किम राज्य, ये क्या है, सिक्किम है, ये सिक्किम है। अब ये जो है इधर से बैठा है ड्रैगन, कौन बैठा है, ड्रैगन, चीन बैठा है। और सिक्किम में 1974-75 तक जो है शासन था एक राजा का, किसका शासन था, राजा का, ठीक। क्योंकि भारत के एकदम आंतरिक भाग में था नहीं, तो यहाँ पर जो है सरदार पटेल जी ने ज़्यादा मशक्क़त नहीं की थी कि इसको अंदर शामिल कर लें, तो यहाँ अभी शांति से जो है राजा शासन कर रहा था 1974-75 तक, ठीक। लेकिन यहाँ पर चीन अक्सर जो है आए दिनों इसको अपने कब्जे में करना चाह रहा था, चीन जो है अपने कब्जे में करना चाह रहा था। तो भारत को ये लगा कि अगर चीन यहाँ पर आकर कब्जा कर लेगा, राजा तो निठल्ला है, राजा हार जाएगा और चीन कब्जे में कर लेगा इसको। और जनता जो है वहाँ की सब देख रही थी कि चीनी बहुत ख़राब है, अगर हम चीन के अंडर में चले गए तो फिर हमारा फजीहत होने वाला है, हमारी फजीहत होने वाली है। तो यहाँ पर जो है केंद्र ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया आर्मी को भेज करके और राजा के महल को घेर लिया। जब राजा का महल घिर गया तो राजा को पता चला अरे सैनिक आकर, भारतीय सैनिक आकर जो है घेर लिए हैं। तो घेर लिए हैं, फिर वहाँ जितने सैनिक थे मारा किसी को नहीं गया, राजा के जो सैनिक थे 1000-1200 जो भी रहे होंगे उन सबको सरेंडर कराया गया और वहाँ एक जनमत संग्रह कराया गया। वहाँ क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। वहाँ की 95% से अधिक जनता ने कहा हम भारत का अभिन्न हिस्सा बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो है इसके लिए ये व्यवस्था की गई, एक संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में सिक्किम को भारत में लाने के लिए यहाँ पर 35वां संशोधन किया गया। तो प्रश्न अक्सर आता रहता है कि सिक्किम को भारत में लाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो 35वां और 36वां 2 संशोधन किए गए। अब ये समझो 35वां 36वां क्यों करना पड़ा। तो पहले 35वां संशोधन करके कहा गया भारत में आकर के मतलब तुम लोग रह करके पहले देखो रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। कहने का मतलब इसको सहयोगी राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, सहयोगी राज्य बनाया गया। सहयोगी राज्य यानी तुम हमारे साथ रह, हमारे साथ, तुम्हारा कल्चर अलग है भाई, सिक्किम के लोगों का कल्चर पहाड़ी कल्चर है इनका, तो कहा तुम हमारे साथ रह करके देखो तो रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। कोई मजबूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसलिए 35वां संशोधन करके संविधान में क्या इसको किसका दर्जा दिया गया, सहयोगी राज्य का। तो सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया किसको, सिक्किम को। 35वां संशोधन किया गया 1974 में, 1974 में। और ये कैसा संशोधन था, संवैधानिक संशोधन। हम लोग आगे क्लियर होगा कि संवैधानिक संशोधन क्या होता है। संविधान में संशोधन जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, और उसके लिए बहुत दिक्कत होती है संशोधन करने के लिए। तो इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में अगले ही एक ही वर्ष में सिक्किम को पूरा भारत में शामिल कर लिया गया। तो अब ये राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया 36वें संशोधन द्वारा। 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को पूरा राज्य बना लिया गया 1975 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कब, 36वें। तो ये दोनों याद रखना है आपको,
सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया? 35वें और 36वें संशोधन द्वारा। 35वें में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। तो 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 22वां। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 22वां राज्य बना। कब बना पूरी तरीके से? 1975 में। तो 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये कैसे? नए राज्य क्षेत्र का निर्माण करके, नए राज्य क्षेत्र का क्या करके? निर्माण करके। और ये किस अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 2 में इसका जिक्र किया गया है कि नए राज्य क्षेत्रों का निर्माण करना और उसकी स्थापना करना। तो यहाँ पर उसका राज्य का निर्माण कर दिया गया और भारत में उसे स्थापित कर दिया गया। तो भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब सिर्फ सिक्किम ही नहीं बना, अभी तक गोवा बैठा हुआ था। गोवा में अभी तक अड्डा जमा के बैठे थे कौन? गोवा, पुर्तगाली। गोवा में अभी तक पुर्तगाली अड्डा जमा के बैठे थे, ये भी नहीं छोड़ रहे थे। उस समय सरदार जी पटेल जी गए कि भैया सब छोड़ गए, अंग्रेज भाग भूग गए, तुम लोग भी छोड़ करके गोवा को दे जाओ भारत को। अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ बस्ती है हमारी, हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर सब मतलब हमारे देश के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग गोवा छोड़ेंगे नहीं, गोवा पे शासन करेंगे अपना। तो गोवा पे पुर्तगालियों का शासन 1900 जो है 61-62 तक रहा, 61 तक रहा। तो गोवा को जो है बाद में इसी तरीके से राज्य में शामिल किया गया। पहले तो इसे बनाया गया जो केंद्र शासित प्रदेश, पहले इसको क्या बनाया गया? केंद्र, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश उसे बनाया जाता है जहां पर सीधे शासन केंद्र का करना है। अभी इसको राज्य अगर बना देंगे तो फिर अभी यहाँ पुर्तगाली हैं और ज़्यादातर पुर्तगाली रह रहे हैं, तो ये फिर बगावत करके और ये अलग देश बना सकते थे अपना। और जब डायरेक्ट केंद्र के हत्थे पे चढ़ेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। अब जब बाद में लगने लगा कि अब इसको एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, तो बाद में फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 25वां राज्य बन करके आता है, बाद में ये 25वां राज्य बन करके आता है नया। ठीक, गोवा के साथ पौंडीचेरी, गोवा के साथ में एक राज्य, एक जो है क्षेत्र और था पौंडीचेरी। यहाँ पर अभी फ्रांसीसी नहीं मान रहे थे। पौंडीचेरी में कौन बैठे थे? फ्रांसीसी। ये भी आज़ादी के बाद छोड़ कर नहीं गए पौंडीचेरी को। ठीक है, तो पौंडीचेरी को भी नया राज्य क्षेत्र बनाया गया, पौंडीचेरी को भी नया राज्य क्षेत्र बनाया गया। और पौंडीचेरी आज के समय में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो आज़ादी के बाद जिनको जो है भारत में शामिल किया गया, विदेशियों से जो है लड़ करके भगा भूगू करके, तो वो किस में आ गए? अनुच्छेद नंबर 2 में आ गए, अनुच्छेद नंबर 2 में। तो अनुच्छेद नंबर 1 आपको क्लियर हुआ। अनुच्छेद नंबर 1 क्या था? कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्य और राज्य क्षेत्रों का संघ होगा। राज्य का मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ आता है। राज्य क्षेत्र का मतलब दोनों, राज्य एक स्टेट वाला और दूसरा यूनियन टेरिटरीज वाला। राज्य क्षेत्र में दोनों चीज़ आ जाते हैं, राज्य भी आ जाता है और यूनियन टेरिटरीज भी आ जाता है, केंद्र शासित संघ भी आ जाता है, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है। और जो दूसरा अनुच्छेद था, इसमें नए राज्यों का निर्माण और उनकी स्थापना। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद नंबर 2 की बात। समझ में आया? अब अनुच्छेद नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें सिक्किम वगैरह का जो है आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। सिक्किम 22वां राज्य बना कौन से संशोधन में? 35 और 36। 35 और 36 अगर दोनों दिया है तो आपको 36 टिक लगाना है, क्योंकि 36 में ही पूर्ण राज्य बन के आया था। ठीक, अनुच्छेद 3 जो था, 3 में कहा राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, राज्यों का क्या किया जाएगा? पुनर्गठन। अब ये पुनर्गठन किस तरीके से होगा? भाई आपने देखा होगा, सरकार चाहती है तो किसी राज्य का नाम बदल देती है, सरकार चाहती है तो किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देती है, किसी राज्य को बांट देती है, सरकार चाहती, संसद चाहती है। तो ये सब यही सब क्या कहलाया? राज्यों का पुनर्गठन। तो इसमें क्या होगा? इसमें 3-4 बातें होंगी। इसमें एक बात तो ये होगी राज्यों के पुनर्गठन के अंदर कि जो है जो राज्य हैं उन्हीं राज्य को विभाजित करके, मतलब नए राज्य का निर्माण, विभाजित करके क्या करना? नए राज्य बनाना, नए राज्य बनाना। अब देखो अंतर, बेसिक अंतर समझना। वहाँ पर नए राज्य कैसे बन रहे थे? जो भारत के हिस्सा नहीं थे। दूसरे नंबर के अनुच्छेद में हमने पढ़ा था, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में। 2 नंबर के अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि ऐसे नए राज्य बनेंगे जो भारत के अभी हिस्से नहीं हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 में नए राज्य कौन से बनेंगे? जो भारत के राज्य हैं लेकिन उनको बांटा जाएगा, उनको भाई समस्या आती है कुछ, जैसे उत्तर प्रदेश था, बहुत बड़ा राज्य था, तो उत्तराखंड को अलग किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। और सिक्किम किस अनुच्छेद के तहत? भारत का 2 के तहत। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नए राज्य बनाए जाएंगे, बड़े राज्यों को तोड़ करके या कुछ भी करके जो है नए राज्य बनाए जाएंगे। ठीक, और नए राज्य
बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य की क्षेत्र में वृद्धि किया जा सकता है, राज्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, राज्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, राज्य क्षेत्र में कमी की जा सकती है। ठीक है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और इसके अलावा नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये 4-5 बातें होंगी, 1 2 3 4 5 बातें होंगी किसमें, अनुच्छेद नंबर 3 में। राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। अब ये राज्यों के पुनर्गठन में यानी जो राज्य बने हैं पहले से ही भारत के क्या हैं, राज्य हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। राज्य का मतलब यहाँ दोनों चीज़ आप समझते चलना, चाहे राज्य हो चाहे क्या हो, केंद्र शासित प्रदेश हो। अब उनमें जो है बंटवारा करके नए राज्य। अब इसमें एक चीज़ कहा गया कि जो है अनुच्छेद संविधान का संशोधन किया गया, पाँचवा संविधान संशोधन किया गया, पाँचवा संविधान संशोधन किया गया, और इसमें कहा गया कि राज्यों से विचार लिया जाएगा। जब मान लो किसी राज्य को बांटना है, 2 भागों में क्या करना है, बांटना है। जैसे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटना था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, बिहार को झारखंड अलग किया गया था, और जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। तो इन संसद ने इनके पास में एक सूचना भेजी कि भैया हम तुम्हारे राज्य को क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या विचार है। अब कोई राय देगा, कोई विचार देगा तो हम चाहे माने चाहे न माने, हम चाहे माने चाहे न माने। तो उत्तर प्रदेश से पूछा गया होगा, बिहार से पूछा गया होगा, किसने पूछा, केंद्र ने। ये कहा गया 5वें संशोधन में, 5वें संविधान संशोधन में, 5वां संविधान संशोधन हुआ, 5वां संविधान संशोधन में थोड़ा सा ये व्यवस्था की गई थी कि जो है राज्यों से भैया थोड़ा सा विचार विमर्श कर लो। राज्यों से तुम किसी राज्य को बांटने जा रहे हो तो उस राज्य से क्या ले लो, राय ले लो, राय मशवरा ले लो, क्या चाहता है। अगर वो मना करता है तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो उसको बांटो, तुम चाहो तो ना बांटो। राज्य मना करता है इसके बावजूद भी। तो यहाँ से भी कई प्रश्न आते हैं कि जो है क्या राज्य की सलाह को केंद्र अर्थात संसद अर्थात संघ मानने को बाध्य है कि नहीं, तो नहीं बाध्य है, बाध्य नहीं। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की सरकार से संसद ने पूछा, विचार में मतलब उनसे राय लिया कि हम इसको अलग करना चाहते हैं, तो उसने मना कर दिया, सीधे राज्य ने क्या कर दिया, मना कर दिया। इसके बावजूद भी तेलंगाना बन करके आया। तो वो क्यों बन करके आया, क्योंकि किसी की राय और किसी के विचार को हम मानने को बाध्य नहीं है। ऐसा किसमें कहा गया, 5वें संविधान संशोधन। तो एक बार राज्यों से मांगा जाएगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से कोई राय नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कौन चला रहा है, केंद्र स्वयं चला रहा है। तो जब हम ही चला रहे हैं, हम ही उसको बांटना है, हमें उसका नाम बदलना है, तो हम उससे क्यों पूछेंगे भाई, मतलब उससे क्यों पूछा, हम अपने आप से क्यों पूछेंगे कि हम अपना नाम बदल रहे हैं, भैया अंदर की आत्मा कहे नाम बदल दे, तो क्यों पूछेंगे भाई अपनी आत्मा से। भाई तो रावण था जिसने जो है उसके 10 सिर आए और उसको भ्रमित करते रहे। एक सर कह रहा है भैया राम से मत युद्ध करो, एक सर कह रहा है अरे करो भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम बड़े ताकतवर हो, तो भ्रमित हो गया था। फिर बाद में लेके जो है खड़ग और तलवार लेके चल पड़ा लड़ने के लिए। तो हम अपने आप से क्यों पूछेंगे। तो यहाँ पर राज्यों से हम मतलब उनके विचार ले सकते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से कोई विचार नहीं लेना है, और उनके विचार को मानना या न मानना केंद्र के ऊपर है, संसद के ऊपर है। तो अब ये इसमें परिवर्तन किया जाएगा, तो ये साधारण परिवर्तन होगा। अभी हम लोग अनुच्छेद 4 में देखेंगे। तो अब ये नए राज्य बनाना, तो उदाहरण दे दिया मैंने, जैसे उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बने हैं, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर को राज्य ख़त्म कर दिया गया, उसका राज्य का ही दर्जा ख़त्म कर दिया गया, और उसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुए, अनुच्छेद नंबर 3 के। कांग्रेस इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पा रही थी, और देखो यहाँ पर आए, बैठ करके मोदी जी ने पूरा संविधान पढ़ लिया। कहा है तो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को ख़त्म करो, उसको राज्य ख़त्म करो, और क्या बना दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो। तो केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे तो शासन सीधे हमारे अंडर में आ जाएगा, ना उधर जो है पत्थरबाजी होगी, ना गोला बारूद चलेगा, और सीधे हमारी सेना और ज़्यादा पावर में आ जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो अनुच्छेद 3 का जो है सहारा लेते हुए ये सारा काम कर गए। तो नए राज्य बनाना और राज्य क्षेत्र में वृद्धि करना। मान लो कोई राज्य है, उसकी कुछ सीमा हमको, मान लो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश हमारा इस तरीके से लटक रहा है, इस तरीके से ऐसे लटक रहा है, ये ललितपुर वाला क्षेत्र लटक रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ललितपुर अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, कह दे भैया ये क्यों लटक रहा है, चुपचाप इसको हटा करके मध्य प्रदेश में न कर दें, तो इसको हटा करके मध्य प्रदेश में कर सकती है। अब उत्तर प्रदेश चाहे चाहे न चाहे, ललितपुर वाले चाहें चाहे न चाहे, हम उसको उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में मिला सकते हैं, उसकी सीमा में क्या कर सकते हैं,
मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। तो कमी किसके सीमा में हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। और वृद्धि किसके राज्य में हो जाएगी? मध्य प्रदेश। तो ये भी कर सकती है कौन? संसद, केंद्र कर सकती है ये भी। और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यही चीज़ हो गया, वो घुमा फिरा करके वही बात करें, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जब परिवर्तन करेंगे उसकी तो राज्य क्षेत्र की सीमा पर बदल जाएगी। नाम में परिवर्तन तो देखा ही खूब कर रहे, पांडिचेरी को पुडुचेरी कह दिया। पंडित जी, गोवा की राजधानी पंडित जी है, वो नहीं, ठीक है, पुडुचेरी कह दिया, ठीक। तो इस तरीके से नामों में परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये सब किसके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो नए राज्य बनेंगे वो किस में से बनेंगे? जो भारत में वर्तमान में हैं उन्हीं में से। उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके क्षेत्र में कमी वृद्धि की जा सकती है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। राज्य को केंद्र शासित बनाया जा सकता है, केंद्र शासित को राज्य बनाया जा सकता है। तो ये सब अनुच्छेद 3 की बात है। ये सब किसकी बात है? अनुच्छेद 3 की बात है। अब अनुच्छेद 4 जो कहता है, अनुच्छेद 4 ऊपर की इन दोनों बातों को कहता है। क्या कहता है कि कैसे ये होंगे? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 की बात है, जो अनुच्छेद 2 की बात है और अनुच्छेद 3 की बात है, इसमें जब परिवर्तन करने जाओगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 2 में क्या परिवर्तन था? बाहर से भारत में राज्य बनाना, जो भारत के हिस्से नहीं हैं उनको राज्य बनाना, तो उन्हें राज्य बनाना, और जो भारत में हैं उनमें परिवर्तन करना, कुछ भी करना, नए राज्य बनाना, बांटना, सीमा में परिवर्तन करना। ये सब कैसे होंगे, किस विधि से होंगे? तो इस विधि का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 4 में। भाई अनुच्छेद 4 में इस विधि का उल्लेख किया गया है। तो विधि ये कहती है कि संसद जो है, अनुच्छेद 4 में सीधे लिखा हुआ है कि संसद जो है, जो इसमें संशोधन करेगी, जो इसमें परिवर्तन करेगी, वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। वो जो है संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, वो संविधान का संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें जो परिवर्तन होगा वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। और संविधान का संशोधन जब होगा तो बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, किसी राज्य को बांटना, किसी राज्य को जो है उसकी नाम बदलना। तो इसलिए कहा, सीधे अनुच्छेद 4 में ये बात लिख दी गई कि जो है सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से, अब हम लोग नियम जब वो पढ़ेंगे कैसे कानून बनते हैं तो बताएंगे। तो इन्होंने कहा सामान्य प्रक्रिया, साधारण बहुमत से आप जो है तुरंत क्या करो, ये काम कर सकते हो। तुरंत कौन सा काम कर सकते हो? बाहर से कोई अगर शामिल होना चाहता है तो उसे शामिल कर लो। अब मान लो संविधान संशोधन करना है तो 50 राज्यों से जो है तुम, मतलब 50% राज्यों से तुम पूछोगे। अब उनमें से अगर 50% में से कुछ मना कर दिया तो वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए संविधान निर्माता बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि जो ये संशोधन किए जाएंगे, इन संशोधन को हम लोग संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। संसद विधि बना करके, सामान्य नियम बना करके संसद जो है इसका क्या कर सकती है, मतलब परिवर्तन कर सकती है इनमें। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 4 में कहा गया। जो संविधान का संशोधन होता है अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत होता है। तो ये अभी आगे क्लियर होगा आपको और आगे पढ़ोगे। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। अगर कोई संशोधन संवैधानिक संशोधन है तो उसका उल्लेख कहाँ होगा? अनुच्छेद 368 में होगा। तो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। कौन से? अनुच्छेद नंबर 2 में संशोधन करना और अनुच्छेद नंबर 3 में संशोधन करना। ये संवैधानिक संशोधन नहीं होंगे, ये साधारण संशोधन होंगे, जो संसद एक नियम बना करके, एक कानून बना करके परिवर्तन कर सकता है। उसके लिए न किसी राज्य की आवश्यकता है, न किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता है। संसद में साधारण बहुमत से ही जो है कानून बना करके और उनका जो है बेड़ा किया जा सकता है गर्क। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक बात और आई, ये जब हमारा देश जो है अलग हुआ था तो उस समय भारत और पाकिस्तान 2 हिस्से हुए थे ना, और किसने अलग किया था? रेडक्लिफ ने सीमा निर्धारित की थी। किसने की थी? रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ ने उठाया था चौकियों को और सब खींच दिया था लाइन, तो बड़ी समस्या आ गई थी। बांग्लादेश में ज़्यादा समस्या आई थी। बांग्लादेश में एक बेरूबरी क्षेत्र था, एक क्षेत्र था बेरूबरी। अब बेरूबरी क्षेत्र में जो है वहाँ पर जो है जनसंख्या मुस्लिम ज़्यादा थी और वो था भारत में, तो बड़ी समस्या आ रही थी। यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही थी कि सोच रहे हैं वो पाकिस्तान की और रह रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद की नारा लगाए बैठे हैं। तो उनको कहाँ भेजना है? पाकिस्तान भेजना है। अर्थात अभी बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, वो तो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के नया देश बना है।
ठीक। तो अभी तो ये मतलब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो भारत मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं बैठे। तो फिर यहाँ पर जो है अब लेकिन संविधान निर्माता इस बात को नहीं समझते थे, नहीं ध्यान में आया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने जो है मतलब इसके बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था कि अगर कोई क्षेत्र, अपना क्षेत्र विदेश को देना है तो कैसे देंगे, क्या उसके लिए संविधान में साधारण मतलब संशोधन होगा या विशेष संशोधन करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, अर्थात जो है संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय जो है जाते हैं कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। तो राष्ट्रपति महोदय को जब भी कभी कानूनी सलाह लेना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो है पास जाते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं, ऐसा संविधान में है उल्लेख। तो राष्ट्रपति महोदय सलाह लेने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है, तुम एक काम करो, साधारण बहुमत से ये काम मत करो, ये काम अगर करना है आपको तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। भाई अब दूसरे के लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना संवैधानिक संशोधन किए। अपना दे रहे हो ना तो पूछना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से भी सबसे पूछ लो भैया कि इस क्षेत्र दे रहे हैं, दिया जाए कि ना दिया जाए। तो जब सबसे पूछ लोगे तभी उसको दिया जाएगा। तो ये जो है संवैधानिक संशोधन, तब यहाँ पर बेरूवरी केस बन करके आता है, बेरूवरी क्षेत्र के नाम से ही बन करके आता है बेरूवरी केस। तो बेरूवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया था, राय को ना मानी जा सकती, मतलब राय हमारे ऊपर है, कोई राय दे तो हम माने चाहे ना माने, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति उसकी राय को मानने को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि भैया राष्ट्रपति महोदय आप जो है केंद्र से कहो कि वो इसके लिए जो है संवैधानिक संशोधन करे और बेरूवरी क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दे, पूर्वी पाकिस्तान को दे दे। तो ये 1960 का मामला था, लगभग 1960 में ये केस सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना था और इस पर जो है मतलब राष्ट्रपति महोदय को सलाह दिया था बेरूवरी मामले पर। लेकिन ये तब से पेंडिंग पड़ा रहा और 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये क्रियान्वित हुआ और जो है कुछ क्षेत्र जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो बांग्लादेश में थे उनको हमने अर्जित किए और हमारे यहाँ से कुछ जो है इनक्लेव भौगोलिक क्षेत्र वो कहाँ दिए गए? बांग्लादेश को दिए गए, 2015 में किए गए हैं। ठीक है, तो ये अब जा कर के ये मामला थोड़ा सॉल्व हुआ है कि जो हिंदू थे वो बांग्लादेश के क्षेत्र में रह रहे थे तो उनसे जो है वो क्षेत्र मतलब हमने अर्जित कर लिया। वही सीमा इस तरीके से बनाई गई होगी, इस तरीके से ऐसे अब ऐसे बना दी गई। यहाँ तो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं बांग्लादेश के, यहाँ हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा थोड़ा सा सीमा में परिवर्तन कर लो भाई, तो उससे जो है दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी जनसंख्या तुम्हारे यहाँ चली जाएगी, हमारी जनसंख्या हमारे यहाँ चली आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवरी केस के मामले में इस तरीके से इन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ पर संविधान निर्माता तो ये बता कर गए थे अनुच्छेद 4 के तहत कि जो नंबर 2 और नंबर 3 में संशोधन जो होंगे वो साधारण बहुमत के होंगे, उनमें किसी प्रकार से संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये बेरूवरी केस भी आपको ध्यान रखना है, ये यहीं से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 4 थी। अनुच्छेद 4 में क्या बात कही गई कि जो है संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होंगे वो संविधान के संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये भाग 1 हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा है, बस इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बस याद हो जाएगा। अनुच्छेद भाग 1 किस चीज़ को कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा, जिसमें अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और राज्यों का संघ होगा तो कौन कौन से राज्य होंगे इसकी जानकारी कहाँ से होगी? तो अनुसूची 1 से, प्रथम अनुसूची में ये पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन से अर्जित किए गए हैं। ठीक है, तो ये अनुसूची 1 से पता चलेगा। और इसके अलावा जो है आपका अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो नए राज्य बनाए जाएंगे किससे? उससे हट करके, मतलब जो राज्य भारत के अंदर नहीं है, भारत से बाहर के राज्य जो भारत में शामिल किए जाएंगे तो उनका निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण करना और उनकी स्थापना करना। तो नए राज्यों के निर्माण करना और स्थापना करना अनुच्छेद 2 में। तो यहाँ पर 3 और 2 में बेसिक अंतर यही है कि अनुच्छेद 2 में जो भारत में नहीं शामिल थे उन्हें शामिल करना, और अनुच्छेद 2 में जो है अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि जो भारत के ही राज्य हैं उन राज्यों में को पुनर्गठित करना, उन राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करना? पुनर्गठित करना। और पुनर्गठित करने के लिए 4-5 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मतलब उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्रफल में विस्तार और कमी कर सकते हैं, और उनको 2 भागों में, 3 भागों में, जितनी भागों में चाहें उतनी भागों में बांट सकते हैं। और ये सारी चीज़ कैसे होगी? साधारण बहुमत से होगी। कोई भी
संवैधानिक संशोधन नहीं करना पड़ेगा। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 4 में कहा गया। लेकिन यहाँ पर बेरूवरी के केस में, जो बेरूवरी केस था वो क्या था? हमको देना था, अपना क्षेत्र विदेश को देना था। तो विदेश को देना था, इसके लिए इन्होंने आर्टिकल जो है 4 या आर्टिकल 3 या आर्टिकल 5 कुछ बढ़ा करके नहीं संविधान निर्माताओं ने लिखा था, नहीं तो उस समय लिख गए होते कि आर्टिकल 5 में लिख देते हैं कि अगर हम अपने क्षेत्र को, भाई देना कौन चाहेगा? तो संविधान निर्माता भी नहीं चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र को देंगे थोड़े नहीं किसी को, तो इस मामले में भाई क्यों लिख कर जाएंगे कि हम अपना क्षेत्र दे दें? संविधान में लिखा ही नहीं जाना चाहिए, और सही किया था नहीं लिखा था। लेकिन जब ये मामला ऐसा आया व्यवहारिक रूप से, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी राष्ट्रपति महोदय को बेरूवरी के मामले में कि भैया तुम संवैधानिक संशोधन करोगे तभी जो है इसे वापस कर सकते हो, साधारण बहुमत से करोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मसला क्या है? हमको अपना एक हिस्सा देना है, एक भाग देना है विदेश को, तो इसके लिए सहमति जरूरी है, राज्यों की सहमति जरूरी है। तो इस तरीके से ये हमने भाग 1 को समेट दिया है।